नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं समसामयिक मुद्दों को और आपसे जुड़ी हुई खबरों को और इसके साथ ही साथ प्रेरक कहानियों को। तो जल्दी से आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ विशेष और क्या कुछ है खास। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन में तरंग शक्ति 2024 का आगाज़ हुआ, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। तरंग शक्ति में जिस तरीके से जो तेजस, सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। इतना ही नहीं, इसमें कई सारे देशों की जो वायुसेना के सैनिक थे उन्होंने हिस्सा भी लिया और सैन्य अभ्यास भी किया। तो आइए देखते हैं तरंग शक्ति 2024। जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक है। इस अभ्यास के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी IDAX 2024 की मेजबानी की। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 12 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया, तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग एयर कम्बैट एक्सपीरियंसेस तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर जी आप देखें तो पाएंगे कि सीखते रहने के क्रम में ही सभ्यताओं का भी, सिविलाइजेशंस का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या सेनाएं, वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जोधपुर में 12 से 14 सितंबर 2024 को आयोजित भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी के इस संस्करण में उद्योग जगत की बड़ी भागीदारी रही। इस अवसर पर रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो चाहे वो BVR में हो। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। सारे लेसन्स हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और अभी हमने काफी सॉर्टीज फ्लाई की हैं एक दूसरे के साथ एंड अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस डिजाइन निदेशालय ने साझेदार स्टार्टअप्स के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया। इन स्टार्टअप से मानव रहित हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए RF गन, हाई एल्टीट्यूड छद्म उपग्रह, लोइटरिंग गोला बारूद, एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, स्मार्ट ग्लास तकनीकी उपकरण जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। पहले सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं, साथ में मिशन की प्लानिंग होती है। मिशन उड़ने के बाद हम सारे फिर से साथ में मिलते हैं, मिशन की डीब्रीफ होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि आगे जाकर बेहतर कैसे बनना है। लर्निंग बहुत ही अच्छी रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें बाकी एयरफोर्सेस से भी, तो आगे जाकर डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा। प्रशिक्षण के लिए रनवे की त्वरित मरम्मत करने के लिए एक्सपेंडेबल एक्टिविटी बॉय, रियल टाइम एयर क्रूज स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और फोल्डेबल फील्ड मेट भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की बढ़ती ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग कोई 30 की मैन्यूवरेबिलिटी देखी थी जो शुरुआत में हुई थी। उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग जो एयरफोर्स के लोग आए थे उन लोग से हमने मुलाकात करी, उनके एयरक्राफ्ट जाने, उनके जो वर्क ट्रेडिशन होते हैं वो सब देखा। उसके बाद में सूर्य किरण का ट्रेडिशनल जो हुआ, उसके बाद में अपना जो ALH
अपने प्रचंड है, और फिर उसके बाद में उसके साथ साथ ही जो LCH हुआ था उन सब के भी हम लोग ने एक्रोबैटिक्स देखे थे, जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो सुखोई का था, उसके जो मैन्यूवर्स थे बहुत बढ़िया लगे थे, और यहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स, जितने भी जेट्स हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के, बहुत बढ़िया है। ये प्रदर्शनी विमानन और रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक भागीदारों के लिए भारतीय वायुसेना के नवाचार निदेशालय और निर्णय निर्माताओं से जुड़ने और स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन देखने का सबसे अच्छा मंच है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं और हमको और आपको सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं। ये तो हुई वायुसेना की बात। अब बात करते हैं थल सेना की। जी हाँ, बीकानेर फायरिंग फील्ड रेंज में जिस तरीके से जो वहाँ पर अमेरिका की जो सैनिक है और भारतीय सैन्य के बीच में एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। जी हाँ, 600 अमेरिकी सैनिक और 600 भारतीय सैनिकों के बीच में ये एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें जो टैंक हैं, जो अत्याधुनिक हथियार हैं, उनको दिखाया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये स्टोरी आपके सामने है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। ये अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। युद्धाभ्यास 2004 से हर साल भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। 20वां एडिशन है युद्धाभ्यास का इंडिया और यूएस का। एंड इसका मकसद ये ही नहीं है कि जो अभी तक हमने अपना स्ट्रैटेजिक रीच दोनों आर्मीज़ ने बनाई है, हमारा मकसद ये भी है कि जो हमारा शेयर्ड पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड, उसको एज अ यूएन चार्टर के महत्व उसको बढ़ाना, और अगले 2 हफ्ते में इसी बेसिस और इसी हमारा जो मेन बेस है उसी के ऊपर हम उसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। और जो फोकस हमारा इस पूरा एक्सरसाइज का है वो है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और फिर एक दूसरे से ओवर पीरियड ऑफ 2 वीक्स जो हम अपना हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उससे हम इम्बाइब करें, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस लें और हम ऐसे बने कि हम इंटरऑपरेटेबल इन टर्म्स ऑफ आवर टैक्टिक्स, वेपन्स एंड ट्रेनिंग हो सके। ये संस्करण सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे और जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। 600 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ अन्य हथियारों और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना की अलास्का स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की बटालियन के सैनिक समान संख्या में अमेरिकी सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। This is another opportunity for the United States and the Indian Army to train together, to build interoperability, and to really reinforce our capabilities as armies. And so, what better place than here, and what better opportunity than now to build on our interoperability and to build on those shared capabilities that we have. संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संचालित पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस को लेके वर्ल्ड की ये दोनों बेस्ट आर्मीज हमारी इकट्ठे एक साथ एक स्तर पर आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगी, एक दूसरे के इक्विपमेंट के बारे में, एक दूसरे के ड्रिल्स, टैक्टिक्स, राइट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू बटालियन लेवल उसका प्रैक्टिस की जाएगी और उसका बाद में एक वैलिडेशन किया जाएगा। दोनों आर्मीज़ हम जानते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट आर्मीज़ हैं जिन्हें CICT ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही अधिक एक्सपीरियंस है और बहुत ही प्रोफेशनल आर्मीज़ हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है किसी भी फौज के लिए किसी दूसरी बेहतरीन आर्मी के साथ काम कर उनके बारे में सीखना और आपस में तालमेल बिठाने के लिए। अभ्यास के दौरान किए जाने वाले सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया, संयुक्त योजना और संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है।
जो वास्तविक दुनिया के आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुकरण करते हैं। हमारी यूनिट आज से 20 साल पहले 2004 में भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जो कि फर्स्ट एडिशन था एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का। और हम आशा करते हैं कि एक्सरसाइज जो है ये हम दोनों देशों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं और हमारा जो कॉम्बैट रेडीनेस है उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। ये दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, सौहार्द विकसित करने में मदद करेगा। संयुक्त अभ्यास रक्षा सहयोग को भी बढ़ाएगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि होगी। यूं तो आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत सारे प्रयास देखे होंगे, बहुत सारे बचाव देखे होंगे। कुछ लोगों को देखा होगा कि पौधारोपण करते होंगे, तो कुछ लोगों को देखा होगा कि पौधों को कटने से बचाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के खेजड़ली गांव की। वहाँ पर एक साथ लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। तो आइए देखते हैं इस पूरी स्टोरी को और जानते हैं और समझते हैं कि इस खेजड़ली गांव में 350 साल पहले क्या वाकया हुआ था। संवत 1542 कार्तिक मास में गुरु जाम्भू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। हजारों की तादाद में लोगों ने विश्नोई संप्रदाय अपनाया। गुरु जाम्भू जी ने 29 नियमों की आचार संहिता का आधार स्तंभ प्रदान किया। यह आचार संहिता न केवल मानव मात्र के लिए बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के कल्याण से भी परिपूर्ण है। गुरु जाम्भू जी ने आकाश, वायु, सूर्य, जल एवं पृथ्वी से ही संपूर्ण सृष्टि को परिभाषित किया है। मारवाड़ के उस समय के जोधपुर महाराज को किला सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। उस समय जोधपुर से दक्षिण पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में थे। जोधपुर महाराज ने सैनिकों को खेजड़ी के वृक्ष काटने के आदेश दिए। आदेश लेकर सैनिक खेजड़ली गांव की सरहद में आए और पेड़ काटकर लकड़ी ले जाने की बात कही। इस बात पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सैनिकों के नहीं मानने पर विश्नोई समाज के लोग पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। महाराजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पेड़ों की कटाई को रोकने और शिकार वर्जित कर ताम्रपत्र जारी करने का आदेश दिया। हरे वृक्षों की रक्षार्थ खेजड़ली महाबलिदान विश्व का प्रथम सत्याग्रह था। खेजड़ली बलिदान की घटना के बाद विश्नोई समाज निरंतर खेजड़ली शहीद स्थल पर हवन में घी नारियल की आहुति से उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी 10वीं को शहीद मेला आयोजित किया जाता है। विश्नोई समाज के पवित्र स्थल खेजड़ली में प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ये हमारी संस्कृति है, विश्नोई समाज का वेशभूषा है, कल्चर है, इसको हम संजो के रखना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को करे और एक अलग पहचान बने विश्नोई समाज की, इसलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। हमारी जो माँ अमृता देवी थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो हमारी महिलाएं उस समय भी मजबूत थी, तो अब हम उनकी पीढ़ी एकदम मजबूत है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो खेजड़ली बलिदान को याद किया जाता है। राज्य स्तर पर इस बलिदान की याद में पौधारोपण, वन सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो आइए आपको अब दिखाते हैं कहानी निखत अंसारी की। निखत अंसारी जिन्होंने पेपर मैशे की दुनिया में एक बेहतरीन काम किया और अपने इस कला के दम पर एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। तो आइए देखते हैं निखत अंसारी की ये स्टोरी। कला एक ऐसा माध्यम है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है, वह चाहे संगीत के क्षेत्र की कला हो, नृत्य के क्षेत्र की कला हो या पेंटिंग के क्षेत्र की कला। जिंदगी के कैनवास पर जब अनुभव रंग भरता है तो कलाकार की कला निखर कर आती है। ऐसी ही कलाकार हैं जयपुर की रहने वाली निखत अंसारी, जिन्होंने अपनी कला के दम पर समाज में एक अलग पहचान बनाई है। पेपर मैशे की विधा में निखत ने देश प्रदेश में कई कला प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है और अपनी बेहतरीन कला के जरिए ख्याति प्राप्त की। पिछले 7-8 साल से पेपर मैशे में काम कर रही हूँ। मुझे हैंडमेड शीट्स बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं एक दिन सांगनेर पेपर फैक्ट्री गई, तो वहाँ मैंने पेपर बनने की पूरी प्रक्रिया देखी। ये पूरा प्रोसेस देखा कि पेपर कैसे बनते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, वो सारा मैंने प्रोसेस देखा। फिर वहाँ से मुझे आइडिया आया पेपर मैशे का और पेपर पल्प पेंटिंग का। हालांकि ये क्राफ्ट बहुत पुराना है। पहले के लोग जो होते थे, स्पेशली गांव में औरतें इनके पेपर को गलाकर उनके डुमले बनाती थी, अनाज रखने का कंटर बनाया जाता था, इनमें लोग रोटियां वगैरह भी सर्व करते थे। तो ये एक पुराना क्राफ्ट है। तो मुझे वहाँ से एक आइडिया आया कि इसमें मैं अपने एक कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें तितली है, वेजिटेबल्स है, फेसेस है, जहाँ जहाँ मैं चीज़ों को देखती गई, एक्सप्लोर करती गई, उसको मैंने अपने पेपर मैशे में या पेपर पल्प पेंटिंग में बनाया। पेपर मैशे एक मिश्रित सामग्री है जिसमें कागज के टुकड़े या लुगदी होती है, जिसे कभी कभी वस्त्रों से मजबूत किया जाता है और गोंद, स्टार्च या वॉलपेपर पेस्ट जैसे चिपकने वाले पदार्थ से बांधा जाता है। इस मिश्रण में स्क्रैप पेपर, गोंद और चाक पाउडर मुख्य तत्व हैं, जो कचरे से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। कागजों को कुछ दिनों तक पानी में भिगोया जाता है और जब वे नरम हो जाते हैं तो उन्हें मसल कर गूदा बना लिया जाता है, जिसे बाद में सुखाया जाता है। सूखे गूदे का या तो उपयोग किया जाता है या भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। ये जो काम है ये घर में सजावट के लिए भी अच्छा है और इसमें इंटरेस्ट भी आता है और रोज़गार के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोत्साह है और ये मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है और सीखने में बहुत मज़ा भी आता है और मैं धीरे धीरे इसके सीखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं भी इसे यूज़ कर सकूँ। निखत अंसारी के पिता ग्लास का काम करते हैं और निखत 5 बहनें हैं। 5 बहनों में निखत ने कलाकृति के क्षेत्र में एक अलग राह चुनी। निखत ने बताया कि पेपर मैशे के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के खिलौने, शोपीस, वास, घरों में सजावट के सामान बनाए हैं। पेपर मैशे एक इको फ्रेंडली आर्ट है। इसमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता, इससे आर्टिस्ट को भी नुकसान नहीं होता और इसमें मैं सारे नेचुरल कलर यूज़ करती हूँ। नील खुद बनाती हूँ, नील का एक प्रोसेस होता है। नील हो गया, गेरू कलर है, हिरमिच कलर, ये सारे नेचुरल कलर मैं अपने वर्क में यूज़ करती हूँ, जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता और आर्टिस्ट को, आसपास कलाकारों को भी नुकसान नहीं होता है। अगर ये कुछ टाइम बाद वेस्ट मटेरियल भी है तो इसके हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। इसे हम जितनी बार चाहें उतनी बार रीयूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, अगर वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है तो उसको मैं फिर से उसको यूज़ करके कुछ और क्रिएट कर सकती हूँ। निखत अंसारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार राजस्थान ललित कला अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वह देश के कई शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने कला के दम पर, यानी कि अपने हुनर के दम पर
कितना बेहतर मुकाम हासिल किया है और लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। इसी तरीके से अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर और देखेंगे कि रोज़गार के इस सेगमेंट में क्या कुछ है ख़ास। तो आइए देखते हैं इस रोज़गार में क्या कुछ नई अपडेट्स आपके सामने हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान में 1220 डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाएगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार 1220 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए 11 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2024 के अंतर्गत राज्य सेवाओं के 346 और अधीनस्थ सेवाओं के 387 पदों समेत कुल 733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के कुल 8 पद हैं। समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता, सलाहकार ग्रेड के 68 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। अब आपको इन पदों की समय सारिणी बताते हैं। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी 11 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता, सलाहकार ग्रेड 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षाओं की 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो आइए अब बात करते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट की। इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में हुई रिलीज और कौन सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, और इसके साथ ही साथ OTT पर कौन सी वेब सीरीज आने वाली है आपका मनोरंजन करने, ये सब कुछ देखते हैं आइए इस अपने खास सेगमेंट में। विक्रांत मैसी की फिल्म सेक्टर 36 सच्ची और भयानक घटना पर आधारित है, जिसमें एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश में हीरो नजर आएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन ये राजीव कैंप है। झुग्गी झोंपड़ियों में से अचानक कुछ बच्चे लापता होने लगते हैं। आदित्य निम्बालकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्रांत और दीपक डोबरियाल अहम भूमिका में हैं। सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। जहर पीऊंगा, दुनिया घूमूंगा, सांस रोकूंगा। मिस्टर बच्चन 2018 में आई अजय देवगन की फिल्म रेड पर आधारित है, जिसमें रवि तेजा मुख्य भूमिका में होंगे। विनाश हूं मैं। अजय देवगन की रेड फिल्म हिंदी सिनेमा दर्शक देख चुके हैं। ऐसे में उसके रीमेक में अब क्या कुछ नया देखने को मिलता है, यह देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। मिस्टर बच्चन इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये भगवान अच्छा नहीं है, जिद्दी है। अपार शक्ति खुराना और राहुल बोस की फिल्म बर्लिन 13 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज हुई। इस फिल्म में अपार शक्ति खुराना के साथ राहुल बोस, अनुप्रिया गोयनका और कबीर बेदी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 1990 के दशक में नई दिल्ली में जासूस होने के संदेह में गिरफ्तार हुए शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थलबान एक स्थानीय पुलिस की जांच के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में बीजू मेनन और आसिफ अली मुख्य भूमिका में हैं। यह 10 सितंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई। मैं यहाँ का SHO हूँ। अब मैं यहाँ का SHO हूँ।
तो दोस्तों, देखा इस एपिसोड में आपने किस तरीके से हमने आपको देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले अपने जांबाज सैनिकों की स्टोरी दिखाई, और इसके साथ ही साथ कला के क्षेत्र में किस तरीके से एक लड़की ने बेहतर मुकाम हासिल किया और खेजौली गांव में किस तरीके से लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।